Hello students, now let's start with the disease AIDS. ये टॉपिक हमने मॉर्निंग में कर लिया था बट बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स हैड मैसेज मी कि बिकॉज ऑफ पुअर इंटरनेट दे कुड नॉट अटेंड द क्लास कम्प्लीटली, तो इसको हम ब्रीफ में रिवाइज करेंगे. लेट्स रिकैपिचुलेट ऑल द पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज़ का जो नेम है यू हैव टू लर्न द फुल फॉर्म क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है. सो जस्ट कीप द फुल फॉर्म इन माइंड. दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, तो ये डिजीज़ का नेम है एंड दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ कॉल्ड HIV. ओके, HIV जो है वो पैथोजन का या वायरस का नेम है. दोनों की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है. HIV की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. नाउ वाई वी आर कॉलिंग दिस डिजीज एज अक्वायर्ड बिकॉज ये सिंस बर्थ प्रेजेंट नहीं है. इट इज़ नॉट अ जेनेटिक डिफेक्ट. ये ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में अक्वायर करेगा. इम्यूनो डेफिशिएंसी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इसमें इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाएगा. देन लास्ट में जो टर्म यूज़ की है सिंड्रोम, सिंड्रोम मीन्स कलेक्शन या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. कि जो भी सिम्टम्स हैं उसका बहुत ज़्यादा ग्रुप है. लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स आर शोन बाय द पेशेंट. सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग दिस टर्म. तो नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द HIV वायरस विच इज़ अ रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस का मतलब होता है जिसमें RNA जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो जो HIV वायरस है इट इज़ अ रेट्रोवायरस. सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे दोनों जगह दोनों ही HIV वायरस के डायग्राम है. यू कैन सी इट इज़ हैविंग टू सिंगल स्टैंडर्ड RNA फिलामेंट्स. RNA प्रेजेंट होगा, RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो उसके दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं. सो यू कैन सी इट इज़ प्रेजेंट. तो ये फर्स्ट चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है जो हमें RNA स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए. Then it is also having an enzyme and this enzyme is called reverse transcriptase. ये जो एंजाइम है क्योंकि रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये RNA को DNA में चेंज कर देता है. दिस विल बी कन्वर्टिंग द RNA इनटू DNA. उसके बाद इसमें एक और एंजाइम भी इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में वी हैव टू स्टडी. दैट इज़ द इंटीग्रेज एंजाइम. इंटीग्रेज एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो उसको हेल्प करेगा वायरस को. इसने जो अपना RNA DNA में चेंज किया है, दिस इंटीग्रेज एंजाइम विल हेल्प it to join its DNA with the DNA of the host cell. Let's say ये किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो इसने पहले स्टेप में अपने RNA को DNA में फॉर्म कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में ये अपने DNA को होस्ट सेल के DNA के साथ ज्वाइन करेगा. तो उस ज्वाइनिंग में ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है वो इसको हेल्प करता है. देन इसकी सरफेस पे यू कैन सी बहुत सारे प्रोटीन glycoprotein molecule present. You can see all these are present. So with the help of this glycoprotein, it is binding with the animal cell and thus it can start the cycle. So now let's discuss the next part. So whenever we are talking about this AIDS, this disease does not spread by touching. इसके डिफरेंट मेथड्स हैं. मोस्टली ये फ्लूइड्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट होती है. जैसे इट कैन बी ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ सेक्शुअल कंटैक्ट. कंटामिनेटेड अगर नीडल्स हैं, यू नो इफ पीपल आर शेयरिंग नीडल, स्पेशली जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं दे शेयर द नीडल, तो शेयरिंग ऑफ द नीडल कैन ट्रांसमिट दिस डिजीज़. देन इन्फेक्टेड ब्लड से भी डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है. अगर कोई एक्सीडेंट केस है या किसी की सर्जरी हुई है एंड दैट पर्सन हैज़ बीन गिवन ब्लड जिसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई, मे बी ब्लड में वो वायरस प्रेजेंट है, तो विद हूसोएवर पर्सन विल रिसीव सच ब्लड, वो पर्सन को भी डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी. मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो सकती है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. सो दैट इज़ हाउ द डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड. तो इसी के लिए हम इसमें टर्म यूज़ करते हैं अक्वायर. अक्वायर का मतलब है ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है. इट विल बी अक्वायर्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. देन वी हैव टू डिस्कस द रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ द रेट्रोवायरस कि जो रेट्रोवायरस है ये कैसे रेप्लिकेट करता है. तो लुक एट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि जिस सेल को रेट्रोवायरस को किल करना है, या यूजुअली जो सेल्स रेट्रोवायरसेस को या किसी भी जर्म को किल करती हैं, टू इंपॉर्टेंट सेल्स विच आर देयर इज टी हेल्पर सेल एंड मैक्रोफेजेस. और इन दोनों सेल्स के ऊपर ये जो वायरस है ये अटैक करता है. मतलब ये इम्यून सिस्टम की ये जो दो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं टी हेल्पर मैक्रोफेजेस, उन सेल्स के ऊपर ही अटैक कर रहा है. उन सेल्स के अंदर ही जाके बाइंड करके अंदर हाइड हो जाता है और वहीं को एंड इट इज़ यूजिंग दीज सेल्स एज अ फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर वायरस पार्टिकल. तो ऑब्वियसली अगर टी हेल्पर सेल मैक्रोफेज सेल्स पूरा डिस्ट्रॉय हो गई, उनका नंबर कम हो गया, तो इम्यून सिस्टम इसको अच्छे से डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा
and as a result of which it is not the immune system will not be activated and the retrovirus will keep on replicating and create troubles. So now let's see how does the cycle starts. So this is a retrovirus. Retrovirus may enter the body through any mean. We have already discussed the four methods how the virus will be transmitted from one person to another. तो अगर किसी person की body में retrovirus enter हो रहा है तो inside that animal cell, mostly ये cells T helper cells या macrophage ही हैं, so this virus first will be attaching with the help of coat protein, and now it will be releasing its RNA inside the cell. और जब ये आरएनए सेल के अंदर जाता है, यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम में शो नहीं किया हुआ, इसके साथ ही वो वाला जो एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, वो भी सेल के अंदर एंटर होता है. सो नाउ दिस आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज एंजाइम ऑल्सो, एनसीईआरटी में बड़ी सारी डिटेल स्किप कर देते हैं, तो इंटीग्रेज एंजाइम भी इसके साथ ही एंटर होता है. सो दीज टू एंजाइम्स एंड आरएनए विल बी एंटरिंग इनसाइड द सेल. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? That reverse transcriptase will be changing the RNA into DNA. RNA को ये पूरा DNA में change कर देगा. That will be the first step. You can see here, यहाँ पे reverse transcriptase ने RNA को DNA में change कर दिया. After that, now what is happening? ये जो DNA बनेगा, obviously ये double stranded DNA है. Now this DNA needs to be joined with the DNA of the host cell. तो इसके लिए कौन सा प्रोटीन उसको help कर रहा है? इंटीग्रेज प्रोटीन. लास्ट में सफिक्स ASE अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये किसी एंजाइम का नेम है. सो दिस एंजाइम इंटीग्रेज विल बी हेल्पिंग द वायरल DNA टू जॉइन विद द DNA ऑफ द होस्ट सेल. और एक बार यहाँ पे वायरस का DNA होस्ट सेल के DNA के साथ जॉइन हो गया तो वो सेल की ही सारी मशीनरी को यूज़ करेगा, सेल के ही अमाइनो एसिड्स यूज़ करेगा, सेल का ही RER दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज़ करेगा, एंड बाय यूजिंग दैट इट इज़ मेकिंग इट्स ओन RNA एंड इट इज़ मेकिंग इट्स वायरस कोट. और बाद में ये जो भी कंपोनेंट्स बने हैं, वायरस कोट है, RNA है, ये आपस में असेंबल हो जाएंगे, आपस में जॉइन हो जाएंगे, एंड दे विल बी फॉर्मिंग न्यू वायरस पार्टिकल. सो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स हैव बीन फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, जो सेल है वो बर्स्ट हो जाएगी, वायरस पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे, नाउ दे कैन अटैक अदर सेल्स. तो ये साइक्लिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो ऑब्वियसली टी हेल्पर सेल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो नॉर्मली किसी भी पर्सन में टी हेल्पर सेल का जो नंबर है वो 1000 से लेके 5000 की रेंज में होना चाहिए. टू बी मोर प्रिसाइज 1000 से लेके 4800 की रेंज में होना चाहिए फॉर अ हेल्दी पर्सन. दिस इज़ द रेंज ऑफ टी हेल्पर सेल फॉर अ हेल्दी पर्सन. लेकिन अगर किसी पर्सन की बॉडी में HIV वायरस प्रेजेंट है तो उसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में 2 मार्क में बहुत आता है, कि कौन सी सेल का नंबर डिक्रीज हो जाएगा व्हेन द HIV virus is entering inside the cell. Then the answer has to be T helper cell. So when any person is infected by HIV virus, in that scenario जो T helper cells का नंबर है वो 180 या उससे भी कम हो जाएगा. So this clearly show कि अगर किसी person का T helper cell का नंबर 180 या उससे कम हो गया है, it means that the person is suffering from HIV. Then we can use another test also for the detection of HIV. हम already biotech chapter में कर चुके हैं, and that test is your ELISA. Okay. So we are not discussing ELISA again. So what are the two tests which are used for the diagnosis of HIV? ELISA के through हम check कर सकते हैं, TH helper cell के number के through हमें idea लग जाएगा whether the person is suffering from HIV or not. Then we have to discuss about prevention. तो इन केस ऑफ एड्स नो क्योर इज़ देयर, कोई परमानेंट क्योर नहीं है. जैसे मैंने आपको वीडियो भी भेजी है उसमें यू माइट हैव सीन कि हम ART दे सकते हैं. ART मीन्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. ऐसी हम थेरेपी देंगे जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का ऑपोजिट मॉलिक्यूल है, मीन्स वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा. अगर ये एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वायरस अपने RNA को DNA में चेंज ही नहीं कर सकता. उसकी साइकिल जो है वो थोड़ा कम रेट पे फॉलो होगी. ऐसा नहीं कि पूरा 100% क्योर हो जाएगा ART देने से, बट इससे जो HIV वायरस का नंबर बॉडी में बन रहा था वो नंबर कंट्रोल में रहेगा. टी हेल्पर सेल्स का जो नंबर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था वो स्टॉप हो जाएगा. सो ART इज़ नॉट अ 100% क्योर, बट येस इट विल मेक श्योर कि वायरस बॉडी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो, टी हेल्पर सेल्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ ना हो. देन इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs वगैरह भी अवेयरनेस क्रिएट करती हैं. तो इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन है जिसका आपने टीवी में एड्स भी देखा होगा, ऐड भी आते हैं. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. एक छोटा सा ऐसे रेड कलर का जो रिबन है वो इनका सिंबल है.
एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है दैट इट इज स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी अबाउट द कॉजेज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स. So I think with this we have covered all the points of HIV. तो इसमें एक पॉइंट जो स्किप हो गया है, वन पॉइंट इज लेफ्ट कि जो टी हेल्पर सेल्स हैं अगर उनका नंबर डिक्रीज हो रहा है, मैक्रोफेजेस सेल्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम HIV उसको और सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी बिकॉज उस पर्सन का इम्यून सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है and it is working in a healthy manner. But if a person is suffering from HIV, in that case, because immune system T helper cells का number decrease हो गया है, macrophages cells का number decrease हो गया है, तो पर्सन को और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे इंडिया में अगर कोई पेशेंट है तो उसको HIV पेशेंट है, चांसेस हैं कि उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाए या लंग्स से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो जाए. सो दीज आर ऑल नोन एज सेकेंडरी या ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शंस. और बाकी जो इसके मेन सिम्टम्स हैं वही हैं that the person will be suffering from fever, diarrhea and weight loss. तो एक बार इसको रीड कर लेना फ्रॉम योर NCERT. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करने को भी आता है या कई बार डायग्राम बना होगा, इसमें ABCD पार्ट्स लिखे होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है, आंसर करना है. तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ लर्न द डायग्राम. 3 फुल फॉर्म भी अच्छे से लर्न कर लेना, एड्स की, HIV की, नाको की. ओके. Now let's start with the next disease which is given in this chapter. Now let's talk about cancer. तो ये जो टर्म है ये तो हम न्यूज़ में सुनते ही हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स. इंडिया में भी देखो हर साल कितने मैनी पीपल दे सफ़र फ्रॉम कैंसर एंड पास्ट 10 years में नंबर जो है वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है. जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हम बात करेंगे तो सिटीज़ में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है. तो जितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन राइज होगा, चांसेस ऑफ लंग कैंसर उस पर्टिकुलर सिटी में जो लोग रहते हैं उनके उतने ज़्यादा हाई होते जाएंगे. आज की डेट में फूड में आपको पता है जहाँ पे फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं, दे आर यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स. और उस टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर हम खाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स कलेक्ट होते रहेंगे और वो अपने आप को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे दैट द पर्सन में सफ़र फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ कैंसर. तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें अगर हमारी सोसाइटी थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो या थोड़े से और अच्छे स्टेप्स हम ले सकें, जैसे क्लीन एयर हो, मतलब पोल्यूशन शुड बी केप्ट एट अ मिनिमम लेवल. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या जो भी फूड आइटम्स हैं उसमें हार्मफुल केमिकल्स अगर नहीं होंगे तो बहुत सारे टाइप के कैंसर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो पास्ट 10-20 years में कैंसर का रेट इसीलिए इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ विच आर कॉज्ड बाय द air pollution and large usage of pesticide and insecticide in the food items. और आप न्यूज़ में सुनते भी रहते हो कि बहुत सारे ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ या लोग हैं विच सफ़र फ्रॉम कैंसर. कुछ लोग रिकवर भी हो जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है. सो नाउ लेट्स डिस्कस कि व्हाट गोज़ रॉन्ग विद द बॉडी व्हेन द कैंसर सिचुएशन स्टार्ट्स डेवलपिंग. तो कैंसर में इट इज़ अ सिचुएशन जिसमें जो सेल है इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर. यूजुअली अगर कोई भी सेल होती है, जैसे हमने क्लास 11th में सेल साइकिल पढ़ी है कि पहले सेल G1 फेज़ में, फिर S फेज़ में, देन G2 फेज़ में जाती है, फिर M फेज़ में जाके डिवाइड करती है. तो कोई भी सेल है वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करती है. लेकिन अगर इस सेल का कंट्रोल रिमूव हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न and now it starts growing at a it starts growing in an uncontrolled manner, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेल्स का पूरा लंप फॉर्म हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा एंड दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड कैंसर. तो जो कैंसरस सेल है हम उसको कंपेयर कर सकते हैं लाइक अ कार जिसके ब्रेक्स पूरा फेल हो चुके हैं, जो अपनी स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है. सो एनी सेल विच इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ cell cycle and it has started dividing at a very fast pace in without any regulation, that cell will become cancerous. So now let's see what are the properties of the cancerous cell. जैसे let's say कि we are having a petri dish, इसमें we have added a normal cell. अगर हम एक normal cell add कर रहे हैं तो नॉर्मल सेल जो होगा अगर हमने सिंगल सेल या बहुत कम सेल्स डाले हैं दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग और ये तब तक डिवाइड करेंगे
जब तक कि वो एक दूसरे को टच करना ना स्टार्ट कर दें. ओके, दे विल डिवाइड टिल दे डोंट स्टार्ट टचिंग ईच अदर. जैसे वो एक दूसरे को टच करना स्टार्ट कर देंगे मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ चुके हैं. नाउ दे विल स्टॉप द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. तो ये जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल्स के अंदर जिसमें कि वो वेन एवर दे स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग ईच अदर, दे स्टार्ट टचिंग ईच अदर, देन दे स्टॉप डिवाइडिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. तो जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो करते हैं. मीन्स अगर हमने सिंगल सेल या टू सेल्स डाली हैं पेट्रो डिश में तो वो सिंगल लेयर बनाती हैं. जैसे सिंगल लेयर बनेगी सेल्स की जो बाउंड्री है वो बाकी सेल्स को टच करना स्टार्ट कर देगी. एंड बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर तो एक लेयर बनाने के बाद वो स्टॉप हो जाएंगी एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. लेकिन अगर सेल कैंसरस हो चुकी है means it has turned into a cancerous or mutant cell. Now this cell will not be showing contact inhibition and it will start dividing in an abrupt manner. अगर यही सेल लेट्स से कि ट्यूमर सेल में चेंज हो चुकी है या कैंसरस सेल में चेंज हो चुकी है, so now it will start dividing in a abrupt manner. It will not follow the process of contact inhibition. एक लेयर बनाने के बाद वो स्टॉप नहीं होगी, आगे वो चल के डिवाइड होती रहेगी, ऐसे मल्टीपल लेयर्स बनाती रहेगी और पूरा एक लंप फॉर्म कर देगी. तो ये जो पूरा लंप उसने फॉर्म किया है दिस इंडिकेट्स दैट द सेल हैज़ बिकम कैंसरस. तो ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. तो नॉर्मल सेल तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो कर रही है मीन्स सिंगल लेयर फॉर्म करने के बाद इट विल स्टॉप डिवाइडिंग. बट जो भी सेल कैंसरस है it is not showing contact inhibition and it will keep on dividing and form multiple layers. तो ये जो भी ऐसे lump of cell बना है इसको हम बोलते हैं tumor. This tumor can be of two types. Now let's discuss what are the two types. So we were discussing कि जो cancerous cells हैं they keep on dividing and they form a lump or a tumor which can be of two types. Either it could be benign or it could be malignant. बेनाइंग वर्ड का मतलब है जो बहुत स्टार्टिंग स्टेजेस होती हैं. बेनाइंग मीन समथिंग विच इज़ नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड. तो बेनाइंग ट्यूमर का मतलब है व्हेन द ट्यूमर फॉर्मेशन हैज़ जस्ट स्टार्टेड. जैसे ही ट्यूमर फॉर्म होना स्टार्ट होगा तो जिस प्लेस पे वो बनता है उसी प्लेस पे वो कन्फाइंड रहता है, बॉडी के बाकी पार्ट्स में वो स्प्रेड नहीं होता. इट विल नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो दीज इनिशियल स्टेजेस ऑफ द ट्यूमर वेयर इट इज़ कन्फाइंड टू दैट पार्ट वेयर इट इज़ बीइंग फॉर्म दैट विल बी कॉल्ड बेनाइंग. बट जब ट्यूमर थोड़ा सा और एडवांस स्टेजेस में हो जाता है देन इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि ट्यूमर मेलिग्नेंट हो चुका है. मेलिग्नेंट का मतलब है कि किसी पर्सन के लंग्स में ट्यूमर फॉर्म हो गया. नाउ दिस ट्यूमर इज इन अ मेलिग्नेंट स्टेज. मेलिग्नेंट अगर ये हो चुका है तो नाउ इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये स्प्रेड कैसे होगा, यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स के थ्रू कुछ ये जो कैंसर सेल्स हैं ये अपने ओरिजिनल प्लेस से ब्रेक ऑफ हो जाती हैं और ब्लड के थ्रू बॉडी के बाकी पार्ट्स में स्प्रेड हो सकती हैं. मे बी पर्सन के ब्रेन में स्प्रेड हो जाएंगी, मे बी पर्सन की लेग्स में स्प्रेड हो सकती हैं. तो जहाँ पे वो फॉर्म हुई थी इनिशियली वहाँ से वो बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड. और ये जो प्रोसेस है इसका नेम होता है मेटास्टैसिस. मेटास्टैसिस को सिंपल में लेमैन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं ना कि कैंसर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है, कैंसर की लास्ट स्टेजेस चल रही है. तो वो यही वाली स्टेजेस होती है मेटास्टैसिस. मेटास्टैसिस मीन्स कि जो कैंसर सेल्स थी नाउ दे हैव स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो अगर वो बेनाइन स्टेज होती लंग्स में फॉर्म हो रहा है तो सिर्फ लंग्स के अंदर ही होना चाहिए, बाकी बॉडी पार्ट्स में नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर वो एक स्टेज और एडवांस फॉर्म में है तो धीरे धीरे ट्यूमर का साइज भी बड़ा हो जाएगा और जो सेल्स फॉर्म हो रही हैं नाउ दे कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड दैट प्रोसेस वुड बी नोन एज मेटास्टैसिस. तो इसमें आपको बेनाइन ट्यूमर और मेटास्टैसिस मेलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंसेस लर्न करने हैं. लर्न एटलीस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू. जो बेनाइन ट्यूमर है वो अपनी लोकेशन पर ही प्रेजेंट होता है, वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होगा. मैलिग्नेंट जो है वो पूरा साइज में भी लार्ज है एंड इट कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड. तो यू कैन राइट 2 or 3 पॉइंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाइंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. देन कैंसर को हम
कि वो कौन सी लेयर में फॉर्म हो रहा है, कौन सी लेयर के ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे वी नो ह्यूमंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे हैव 3 germ layers, दे हैव एक्टोडर्म, दे हैव एंडोडर्म, दे हैव मीजोडर्म. उसके अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे लेट्स से फर्स्ट इसमें जो टाइप है दैट इज कार्सिनोमा. कार्सिनोमा मीन्स कैंसर विच इज़ अफेक्टिंग द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म लेयर. हमें पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में तीनों लेयर्स हैं. तो एक्टोडर्म से स्किन और नर्वस सिस्टम बनता है, एंडोडर्म से बहुत सारे ग्लैंड्स बनते हैं. तो जो भी ऑर्गन्स एक्टोडर्म या एंडोडर्म से बन रहे हैं, अगर उनके अंदर कैंसर हो रहा है देन दैट टाइप ऑफ कैंसर विल बी कॉल्ड कार्सिनोमा. तो स्किन एक्टोडर्म से बनती है, तो स्किन कैंसर कार्सिनोमा के अंडर आ जाएगा, राइट? क्योंकि स्किन इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म. जो ब्रेस्ट कैंसर होता है लेडीज़ में, दैट विल ऑल्सो बी कमिंग अंडर कार्सिनोमा. देन लंग कैंसर विल ऑल्सो बी कमिंग अंडर कार्सिनोमा, बिकॉज ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये इन्हीं लेयर्स में से फॉर्म होते हैं. जो कोलॉन कैंसर है, जिसको हम इंटेस्टाइनल कैंसर भी बोलते हैं, दैट विल ऑल्सो बी कमिंग अंडर कार्सिनोमा. इनफैक्ट मेल्स में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है दैट विल ऑल्सो बी कमिंग. तो इतना डिटेल में नहीं जाना, जस्ट कीप इन माइंड कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी लेयर में कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं, अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म में हो रही है देन वी कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्सिनोमा. देन वी हैव सेकेंड टाइप विच इज़ कॉल्ड सार्कोमा. ओके, दो लेयर्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. बची हमारी कौन सी लेयर? मीजोडर्म. तो अगर मीजोडर्मल लेयर में कैंसर डेवलप हो जाएगा देन दैट टाइप ऑफ कैंसर विल बी नोन एज सार्कोमा. तो मीजोडर्म से बोन्स वगैरह बनती हैं, तो बोन कैंसर अगर किसी को है देन दैट कैंसर विल बी अ टाइप ऑफ सार्कोमा. तो सेकेंड टाइप का कैंसर कौन सा है? वेयर द कैंसर सेल्स आर डेवलपिंग इन द मीजोडर्मल लेयर. बोन में हो गया तो बोन कैंसर हो सकता है. कुछ लोगों को कार्टिलेज में भी हो जाता है, तो वो भी सार्कोमा के अंडर आएगा, बिकॉज कार्टिलेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द मीजोडर्म. देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ कैंसर, जिसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ में क्लास 11 में भी किया था. दैट वाज ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया को हम कॉमन उसमें बोलते हैं ब्लड कैंसर, जिसमें व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो अगर ब्लड कैंसर है देन इट विल बी कॉल्ड एज ल्यूकीमिया. सो वी कैन हैव थ्री क्लासेस: कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ कैंसर, कि कौन सी चीज़ों से कैंसर होता है. ओके, तो एनी केमिकल और एनी एजेंट विच इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कार्सिनोजन. कार्सिनोजन मीन्स एनी एजेंट विच इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर. इसमें जो सबसे फर्स्ट है दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल. फिजिकल में वी नो, हम छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि जो यूवी रेज हैं दे कैन कॉज स्किन कैंसर. तो यूवी रेज विल बी कमिंग अंडर फिजिकल. फिजिकल एजेंट मीन्स एनी नॉन लिविंग एजेंट विच इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर. तो यूवी रेज या कोई भी ऐसी हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो किसी भी एनिमल में कैंसर कॉज कर सकती हैं, दे विल बी प्लेस्ड अंडर फिजिकल कैटेगरी. देन अगर कोई केमिकल कैंसर कॉज कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड केमिकल कार्सिनोजन. जैसे हम टीवी में एड्स देखते हैं कि जो टोबैको स्मोक है इट कैन कॉज कैंसर. तो टोबैको क्या हो जाएगा? इट इज़ अ केमिकल कार्सिनोजन, बिकॉज टोबैको इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर. माउथ कैंसर भी कॉज कर सकता है, फूड पाइप का कैंसर भी कॉज कर सकता है. सो इट कैन कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. सो टोबैको विल बी अ केमिकल एजेंट. लंग्स का भी कैंसर कॉज कर सकता है, राइट? Then we have third agent, and that is very interesting. That is the biological agent. Biological word अगर हम यूज़ करें इसका मतलब कोई लिविंग चीज़ होगी. तो इसमें हमारे आते हैं वायरसेस. कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं which are capable of causing cancer, and these viruses are called oncogenic viruses. ओके, ऑन्कोजेनिक वायरसेस. ऑन्कोजीन या ऑन्कोजेनी, ये एक्चुअली रेफर करता है ऑन्को वर्ड कैंसरस सेल्स को. तो जो डॉक्टर्स कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी. ये वर्ड ही कैंसर के लिए, अगर हम वर्ड यूज़ करें ऑन्कोलॉजी तो इट मीन्स स्टडी ऑफ कैंसर. लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी.
ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स वी आर रेफरिंग टू डॉक्टर. तो ऑन्को वर्ड किसके लिए हम यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग इट फॉर कैंसर. तो any virus which is capable of causing cancer will be called oncogenic virus. तो now let's see कि how is an oncogenic virus formed. If you remember हमने RNA interference में ये एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो भी रेट्रोवायरसेस होते हैं whenever they are infecting any animal cell, let's say this is an animal cell and this is the DNA of the animal cell. This cell has been attacked by any virus, mostly retroviruses ही होते हैं. So when they are joining their DNA, ये रेड वाला वायरस का DNA है, when they are joining their DNA with the DNA of the host cell, उसके बाद जब ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना स्टार्ट करते हैं, कई बार क्या होता है अगर कोई एरर हो जाएगा तो इनका डीएनए यहाँ पे फिनिश हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करेंगे बाय मिस्टेक थोड़ा और आगे तक अगर इन्होंने इस पोर्शन को बना लिया और उसको अपने जीनोम के अंदर डाल लिया, तो इनकी जो नॉर्मल जीन थी वो तो जा ही रही है, साथ में ह्यूमंस की जीन भी वायरसेस के अंदर अगर बाय मिस्टेक एंटर हो गई, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, क्योंकि वायरसेस में रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत फास्ट है, उनका जो प्रमोटर है, प्रमोटर मतलब जहाँ से जेनेटिक मटेरियल अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेट ऑफ म्यूटेशन फास्ट है, तो धीरे धीरे जो ह्यूमंस की जीन बाय मिस्टेक वायरस के अंदर चली गई है वो पूरा म्यूटेट हो जाएगी. एंड इफ़ दिस वायरस विल अटैक अनदर हेल्दी पर्सन, अगर ऐसा ऑन्कोजेनिक वायरस है जिसके अंदर कोई कैंसर कॉजिंग जीन्स है, तो कैंसर कॉजिंग जीन्स के लिए आई थिंक टर्म हम यूज़ करते हैं ऑन्कोजीन्स. ऑन्कोजीन्स मीन्स जीन्स विच आर केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर. तो इफ़ दिस वायरस विल अटैक एनी हेल्दी सेल, तो ये जो आपकी म्यूटेटेड जीन है ये भी हेल्दी सेल के अंदर जाएगी एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग प्रोटीन्स ऑन अ लार्ज स्केल, क्योंकि एक तो इसका प्रमोटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये म्यूटेंट भी हो चुकी है, तो ये जो भी म्यूटेंट प्रोटीन है उसको लार्ज स्केल में फॉर्म करेगा इनसाइड अ बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पर्सन विल डेवलप कैंसर. तो जो वायरस के अंदर जीन जाके म्यूटेट हो चुकी है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, वी विल बी यूजिंग द टर्म वायरल ऑन्कोजीन्स. मतलब जो ह्यूमन की जीन वायरस के अंदर चली गई बाय मिस्टेक और अब वो म्यूटेट हो चुकी है, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ कर रहे हैं? वायरल ऑन्कोजीन. और वही जीन जो नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है और बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट है, दैट विल बी सेल्यूलर जीन. सेल्यूलर जीन मतलब जो हेल्दी ह्यूमन के अंदर जीन थी जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं था, दैट इज ए सेल्यूलर जीन. वायरस के अंदर जाके चेंज हो गई, म्यूटेट हो गई, देन वी आर यूजिंग द टर्म वायरल ऑन्कोजीन. So when any oncogenic virus will attack humans or any other animal, then they are capable of causing cancer. आपने चैप्टर 4 में एक वायरस का नेम ऑलरेडी पढ़ा है. यू हैव स्टडीड अबाउट HPV, दैट इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो ये जो वायरस है दिस कैन कॉज इन फीमेल्स इट कैन कॉज कैंसर ऑफ यूट्रस, मेल्स में इट कैन कॉज हेड एंड नेक कैंसर. तो अगर कोई वायरस कैंसर कॉज कर रहा है दैट विल बी कमिंग अंडर बायोलॉजिकल agent. So this is the biological agent which is capable of causing cancer. Then इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. HPV तो हमें लर्न करना है, लेकिन जो सबसे फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था विच इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर, दैट इज राव सरकोमा वायरस. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एप्स्टीन बार वायरस है, बहुत सारे ऐसे वायरसेस की पूरी लिस्ट है जो कि ऑन्कोजेनिक हैं. मीन्स इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय दीज वायरस देन कैंसर विल डेवलप्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. बट ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. राव सरकोमा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट ऑन्कोजेनिक वायरस विच वॉज बींग डिस्कवर्ड, और इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था. HPV हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ये चैप्टर 4 में we have already discussed about this. So we have already discussed about oncogenic viruses. Now let's start with the methods which are used for cancer detection. इसमें of course जो सबसे important method है that is the biopsy. Okay, बायोप्सी का मतलब होता है कि बॉडी से स्मॉल पीस विल बी टेकन, जिस भी पार्ट में डॉक्टर्स को सस्पिशन है कि कैंसर डेवलप हो चुका है, फ्रॉम दैट पार्ट अ स्मॉल पीस वुड बी टेकन. अगर लंग्स में हो जाता है तो एक छोटी सी ट्यूब के थ्रू अ स्मॉल part is inserted with the help of windpipe which will be taking a small piece of the lung
और फिर उसके बाद हम उसको पेट्री डिश में ग्रो करके देखते हैं। ओके, उसकी बहुत सारी स्लाइड्स बना के माइक्रोस्कोप के नीचे भी स्टडी करेंगे, उसको हम ऐसे पेट्री डिश में ग्रो करेंगे। अगर वो मल्टीपल लेयर्स बना रहा है, अगर सिंगल लेयर बना के स्टॉप हो गया तो हमें समझ आ जाएगा कि जो हमने पीस लिया है वो हेल्दी सेल है। लेकिन अगर वो मल्टीपल लेयर्स बनाता चले जाएगा, देन इससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो सेल है ये कैंसरस है। मीन्स दिस पीस विच वी आर सस्पेक्टिंग इज अ ट्यूमर, इट इज़ अ कैंसर। तो बायोप्सी में वी आर टेकिंग अ स्मॉल पीस फ्रॉम द सस्पेक्टेड टिश्यू, उसके थिन सेक्शंस कट करके हम उसको माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऐसे पेट्री प्लेट में ग्रो करके भी देखते हैं। देन वी हैव सेकेंड मेथड, जैसे अगर लंग्स में है या किसी और बॉडी पार्ट में है तो हम एक्सरे करके भी देख सकते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर में है या किसी और पार्ट में है तो सिंपली हम उस बॉडी पार्ट का एक्सरे करके भी देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें कोई ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर या कोई अनवांटेड मास तो नहीं नज़र आ रहा। देन एमआरआई कैन ऑल्सो बी डन। एमआरआई की आई होप सबको फुल फॉर्म पता होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने देखा होगा एक मशीन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें पेशेंट इज मेड टू लाई ऑन अ टेबल एंड द पेशेंट गोज इनसाइड अ मशीन। तो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस है उसमें हॉर्स शू शेप्ड के बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो बॉडी में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे आर गोइंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। तो जितने भी, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, दे विल बी गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट एंड आफ्टर सम टाइम दे विल बी कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पर आएंगे, so when the electrons are coming going back from the excited to the ground state, they will be releasing their energy। और उस एनर्जी के थ्रू हम उस बॉडी पार्ट को जो है वो उसकी इमेजिंग कर सकते हैं, मीन्स उसके इंटरनल जितना भी स्ट्रक्चर है उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो एमआरआई बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर होता है। आई थिंक अगर एक सिर्फ ब्रेन का एमआरआई कराना है तो 7,000 to 8,000 उसकी कॉस्ट है एंड इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इसमें वी आर यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वी आर नॉट यूजिंग एनी हार्मफुल रेडिएशन। देन अगर कोई कैंसर ऐसा है जो वायरसेस से हुआ है, वायरसेस इम्यून सिस्टम को अगर एक्टिवेट कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज़ भी बनने के चांसेस होते हैं। तो कुछ ऐसे कैंसर्स जो वायरसेस से होते हैं उस केस में हम एंटीबॉडीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए। जैसे लेट्स से कि हमें we suspect that this lady is suffering from uterus cancer and also from HPV infection। तो जो HPV की antibodies हैं उसमें हम blood test करके देख सकते हैं and then we will be able to confirm whether HPV infection is there or not। तो antibodies भी हम use कर सकते हैं for detecting cancer। Now let's discuss about the different methods which are used for cancer। इसमें जो सबसे first method है that is the method of radiotherapy। Radiotherapy में what we are doing is we are taking the help of certain radiations। okay, ionizing radiation कोई हो सकती है। we are taking the help of strong radiations to kill the tumor cell। एक्चुअली प्रोसेस होता कैसे है रेडियोथेरेपी के लिए, लेट्स से कि कोई पर्सन है जिसके लंग में कैंसर है, उसके लिए पूरा पहले डॉक्टर्स को प्लानिंग करनी पड़ती है कि लेफ्ट लंग में कैंसर है कि राइट लंग में है, किस पार्ट में है। लेट्स से कि लेफ्ट लंग के ऊपर वाले ऐसे पार्ट में ट्यूमर फॉर्म हो गया, तो जिस भी पेशेंट की रेडियोथेरेपी होनी होती है पहले उसका बॉडी साइज वगैरह मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। उसके लिए पूरा लेड जैकेट बनाई जाती है। लेड जैकेट इसलिए बनाते हैं बिकॉज लेड के थ्रू रेडिएशंस पास नहीं हो सकती, पूरा लेड जैकेट बनाएंगे और जिस पार्ट पे हमें रेडिएशन फोकस करनी है बस जैकेट के उतने पार्ट पे छोटा सा होल हम क्रिएट कर देते हैं एंड द पेशेंट इज मेड टू वेयर दैट लेड जैकेट। फिर एक चेम्बर होता है जिसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी चेम्बर, जिसमें ऐसी मशीन्स होती हैं विच आर क्रिएटिंग दीज आयनाइजिंग रेडिएशन एंड द पेशेंट इज मेड टू सिट इन साइड दैट प्लेस। तो बाकी जगह तो बॉडी में वो रेडिएशंस नहीं एंटर कर पाएंगी, सिर्फ उस होल के थ्रू उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ही जाती हैं जहाँ पे कैंसर है। एंड बिकॉज दीज रेडिएशंस आर हैविंग वेरी हाई एनर्जी, तो जितनी भी ट्यूमर या कैंसर सेल्स हैं उसको वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हम ये रेडिएशन दे सकते क्योंकि ये रेडिएशन एक डबल एज स्वॉर्ड है। ये कैंसर सेल को किल भी कर रही हैं लेकिन हम विदाउट लेड जैकेट अगर दे देंगे तो हेल्दी सेल्स को भी कैंसरस में चेंज कर सकती हैं। तो बहुत प्रिकॉशंस लेके करना पड़ता है। जहाँ पे भी रेडियोथेरेपी के रूम्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोगों की एंट्री अलाउड ही नहीं होती। जो लैब असिस्टेंट्स या जो भी हेल्पर्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे और जो पेशेंट्स हैं बस उन्हीं की एंट्री होती है। तो पहले पूरा साइजिंग मेजरमेंट्स लेके
लेड जैकेट्स के थ्रू या कुछ नॉन स्पेसिफिक बैरियर्स हम लगाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ही हम रेज को जो है वो फोकस कर पाते हैं एंड वंस दे आर एंटरिंग एंड ऑन दैट फोकस पार्ट सो ओनली द ट्यूमर सेल्स विल बी किल्ड। हालांकि बिल्कुल 100% अश्योरिटी नहीं है कि सिर्फ ट्यूमर सेल्स किल होंगे, नेबरिंग के हेल्दी सेल्स को भी चांसेस हैं कि वो भी थोड़ा बहुत डैमेज होते हैं, बट फिर भी वी मेक श्योर कि मिनिमम डैमेज हो नेबरिंग हेल्दी सेल्स को एंड ओनली द कैंसरस सेल्स शुड बी टारगेटेड। Then we have second method which is called chemotherapy. As the name indicates, in this we are using certain types of chemicals. कुछ ऐसे chemicals होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक इनहिबिटर्स। माइटोटिक इनहिबिटर्स मतलब जो सेल की नॉर्मल माइटोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। लोगों में बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कीमोथेरेपी में पॉइजन या पॉइजनस सब्सटेंस देते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस नहीं होता, केमिकल्स ऐसे हैं जो माइटोटिक इनहिबिटर्स हैं, मतलब माइटोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे जब हम केमिकल्स इंजेक्शंस के थ्रू या पूरा ड्रिप के थ्रू पेशेंट को देते हैं तो व्हाट वुड हैपन दैट दे विल स्टार्ट स्टॉपिंग द सेल डिविजन। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कैंसर सेल ही डिवाइड कर रही है बॉडी में। नॉर्मली अगर आप देखो स्टमक की जो लाइनिंग वाली सेल्स होती हैं वो भी बहुत फास्ट रेट पे डिवाइड करती हैं। तो कीमोथेरेपी जब हम पेशेंट को देते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि ये तो जनरल माइटोटिक इनहिबिटर है, किसी भी टाइप के सेल को डिवाइड नहीं करने देगा। तो अगर स्टमक की जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर पाएंगी तो एसिड के थ्रू जो स्टमक लाइनिंग है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कीमोथेरेपी का सबसे पहला साइड इफेक्ट यही होता है दैट द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग लॉस ऑफ एपिटाइट। भूख लगना बंद हो जाती है, बिकॉज आपकी स्टमक की जो सेल्स हैं वो न्यू सेल्स बन ही नहीं पा रही। एसिड, जैसे ही आप खाना खाओगे स्टमक में एसिड सिक्रीट होगा और वो एसिड क्या करेगा, स्टमक की जो वॉल है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं जिनकी कीमोथेरेपी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, जैसे ही वो खाना खाते हैं उनको एसिडिटी जैसा होने लगता है और ग्रेजुअली एक स्टेज ऐसी भी आती है दैट दे डोंट फील लाइक ईटिंग फूड, बिकॉज स्टमक की सेल्स भी डिवाइड नहीं कर पा रही। हेयर फॉलिकल्स में जो सेल्स हैं, क्योंकि ये जनरल माइटोटिक इनहिबिटर्स हैं, वो भी डिवाइड नहीं कर पाते, तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट है, हेयर फॉल है, एनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स न्यू फॉर्म ही नहीं हो पा रही। और रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज है, हर 120 डेज के बाद न्यू सेल्स बननी चाहिए। बट बिकॉज ये कीमोथेरेपी किसी भी सेल को डिवाइड नहीं करने दे रही तो आरबीसी भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज हो जाएगी, दैट वुड बी कॉल एनीमिया। तो कीमोथेरेपी हम देते तो हैं बट इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक मेथड। नॉन स्पेसिफिक मेथड का मतलब है कि ये सिर्फ कैंसर सेल्स को अफेक्ट नहीं करती, ये नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती हैं और इसीलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हो सकते हैं। जैसे किसी को लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, किसी को वॉमिटिंग सेंसेशंस हो सकती है, मे बी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। देन वी हैव थर्ड method, and this one is considered to be relatively best। अगर सर्जरी पॉसिबल है, जैसे अगर लेट्स से कि लिवर के किसी छोटे से पार्ट में है और बहुत इनिशियल स्टेजेस में कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो हम उस पार्ट को अगर कट करके रिमूव कर दें तो सबसे बेस्ट है। उस केस में फिर ज़्यादा कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं देनी पड़ेगी एंड इट विल बी द बेस्ट मेथड। तो सर्जरी अगर पॉसिबल है तो इट कैन बी डन, लेकिन अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो वहाँ पे कोशिश करते हैं ट्यूमर को निकालने की, बट कई बार लोकेशन ऐसी होती है या कई बार हार्ट में भी हो जाता है कि जहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर पाते। तो फिर उस केस में वी हैव टू गो फॉर ईदर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। देन वी हैव ऑल्सो अनदर मेथड विच इज़ कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। अगर किसी वायरस से कैंसर हुआ है तो उस केस में हम इंटरफेरॉन थेरेपी भी देते हैं, बिकॉज इंटरफेरॉन सेल्स विल मेक श्योर कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए एंड इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल्स। Then let's take one more topic. This is about drug addiction. So drug addiction में आपकी syllabus में 3 main drugs mention है। ये मैंने आपको WhatsApp पे भी डाल दिया है, प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में बना लेना, इस फॉर्म में इसको लर्न करना ईजी हो जाएगा। सो द फर्स्ट ड्रग विच इज़ मैंशनड इन योर सिलेबस दैट इज़ ओपियोइड। ये पॉपी प्लांट के ऊपर लगता है। पॉपी प्लांट के फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं एंड फ्रॉम दैट पॉपी प्लांट दिस ड्रग वुड बी ऑब्टेन। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो डैम है, दैट इज़ डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हम हीरोइन भी कहते हैं। जैसे न्यूज़ में आपने कई बार पढ़ा होगा कि इतने केजी हीरोइन जो है वो पुलिस ने पूरा रिकवर की है।
सो दिस इज़ एन इलीगल ड्रग। सो इसका सोर्स आपको लर्न करना है, दैट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स पेपिवर सोमनीफेरम। इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट हैं। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब स्टमक इंटेस्टाइन है, उसमें प्रेजेंट है। एंड इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इफ़ेक्ट्स हैं दैट इट इज़ सिडेटिव। सिडेटिव का मतलब है जिससे नींद आती है, स्लीप इंड्यूसिंग है, पेन किलर की तरह एक्ट करता है, इससे पेन कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इसको जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं, या तो स्नॉटिंग करते हैं, स्नॉटिंग मीन्स पेपर के ऊपर उसका पाउडर रख के उसको इनहेल करते हैं, या फिर इसको इंजेक्शंस के फॉर्म में लेते हैं। तो ये जो भी ऐसे ड्रग्स हैं जिसके मेडिकल यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन जस्ट फॉर प्लेजर या जस्ट फॉर सम ट्रबल उसका लार्ज एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, देन दैट कंडीशन विल बी नोन एज ड्रग एडिक्शन। जैसे ओपियोइड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर है। जो कैंसर पेशेंट्स हैं, स्पेशली जिनका लास्ट स्टेज कैंसर चल रहा है, उनकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, उनको अगर हम देंगे तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि उनको पेन रिलीफ में हेल्प करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतने ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स हैं कि गवर्नमेंट को फिर इसको बैन ही करना पड़ता है। इसका कमर्शियल स्केल पे भी ग्रो करते हैं मेडिसिन के लिए, बट बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। सो एनी सच केमिकल एनी सच केमिकल जो मेडिकली यूजफुल हो सकता है, बट बिकॉज पीपल आर यूजिंग इट इलीगली ऑन अ लार्ज स्केल, एंड दैट विल बी कमिंग अंडर ड्रग अब्यूज। देन सेकेंड जो केमिकल मैंशनड है, ड्रग मैंशन है, दैट इज कैनाबिनॉइड, जिसका जो ट्री है कैनाबिस सटाइवा है, जिसको हिंदी में हम भांग भी बोलते हैं। नॉर्मली भी आपको किसी भी जगह पे रोड साइड में, रेलवे ट्रैक में साइड में कई बार ग्रो करते हुए दिख जा रहे हैं, बहुत कॉमन प्लांट है। तो इसमें इसके डिफरेंट नेम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमने इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया। जैसे भांग जो होता है वो प्लांट की लीव्स को, फ्रेश लीव्स को अगर हमने ग्राइंड कर दिया, या जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स बनने शुरू हुए हैं, ऐसी फ्रेश लीव्स को अगर हमने ग्राइंड कर दिया, दैट इज़ नोन एज भांग। उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो ड्रग की है, कैनाबिनॉइड की है, बहुत कम होती है। अगर हमने और ज़्यादा उसको कर दिया, जैसे जो उसके फ्लावरिंग स्टेज है उसको हमने अगर ड्राई कर दिया और उसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, उसके अकॉर्डिंग इसके नेम है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होती है आई थिंक वो लास्ट वाली स्टेज में है, जहाँ पे पूरा प्योरीफाइड फॉर्म में ड्रग्स वी आर टेकिंग। एंड इसके रिसेप्टर्स ब्रेन पे प्रेजेंट हैं। हार्ट के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, बिकॉज इट शोज एन इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मीन्स हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है। यहाँ पे ब्रेन एंड हार्ट दोनों आप लिख लेना, रिसेप्टर्स इसके दोनों जगह पे प्रेजेंट है। देन इट इज़ यूजुअली टेकन ओरली, स्नॉटेड, पाउडर्ड फॉर्म में इनहेल किया जाता है। इंजेक्शंस भी लिए जा सकते हैं वैसे, बट मोस्टली इट इज़ स्नॉटेड। देन वी हैव थर्ड वन, दैट इज़ कॉल्ड कोकेन। इसका कॉमन नेम जो है दैट इज़ कोक और क्रैक। प्लांट का नेम आपको लर्न करना है, कोकाओ और एरिथ्रोजाइलम। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका मैकेनिज्म बाकी ड्रग से डिफरेंट है, बिकॉज ये कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज़ इंटरफेयरिंग विद द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन। ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये डोपामाइन न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ इंटरफेयर कर देता है। ऑब्वियसली अगर इसने पूरा वर्किंग के साथ इंटरफेयर कर दिया तो ब्रेन की वर्किंग अफेक्ट हो जाएगी, और अगर एक्सेस कोई पर्सन ले रहा है तो हैलुसिनेशन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। हैलुसिनेशन का मतलब है कि पर्सन को ऐसी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दीज थ्री ड्रग्स वी हैव टू डिस्कस। इसका टेबल बना के इसको अच्छे से लर्न कर लेना। एंड बिकॉज ये बोर्ड में 3 मार्कर क्वेश्चन आता है और इसी वे में आता है कि नेम ऑफ ड्रग लिखो, उसका सोर्स लिखो। तो प्लांट का आपको कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम दोनों लर्न करने हैं, उसकी रिसेप्टर्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इफेक्ट पता होना चाहिए। सो मेक अ टेबल इन दिस फॉर्म एंड ट्राई टू लर्न दैट। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। नाउ ऑन मंडे, अभी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट और रह गया, 2-3 पेजेस आर लेफ्ट। We will be discussing that part, and on Monday we would like to finish the chapter.